नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा दूसरा वीडियो है और हमें आज पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल को। कल हमने इतिहास के कुछ बेसिक देखे था और देखा था कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इसमें हमने वहाँ परिभाषा बताई आपको, हमने हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, जनक कौन हुआ, यानी कुछ हमने फैक्ट्स भी कवर किए और आपको जैसे हमने वहाँ ये बताया कि हम एंशिएंट हिस्ट्री से चालू करेंगे। ठीक, तो अब आज हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल भी हमने बताया था कि जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों और लिखित साक्ष्य ना हो वो सब क्या कहलाएंगे, पुरातात्विक काल कहलाएंगे, जिसका उदाहरण था स्टोन एज यानी पाषाण काल। फिर हमने आपको आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताया कि जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हों, लिखित साक्ष्य भी हों परंतु उनको पढ़ा ना जा सके, और उसका बेस्ट उदाहरण था सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल में दोनों ही चीज मिलती थी, यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते थे और लिखित साक्ष्य मिलते थे। यानी वैदिक काल के बाद जितनी भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम उसको पढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा हमने लिख दी है बोर्ड पर। ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य हो परंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, वो सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके प्रागैतिहासिक काल। तो उसका उदाहरण है पाषाण काल। अब पाषाण काल को हम पढ़ते हैं तीन भागों में। पहले पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, फिर पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, फिर पढ़ते हैं नवपाषाण काल। क्लियर? तीनों में हम अंतर देखेंगे, तीनों की विशेषताएं देखेंगे और यहाँ देखेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं, पुरातत्व विभाग के जनक कौन हैं, और सबसे पहला औजार किसने खोजा, है ना। तो इन सब के बारे में हम फैक्ट कवर करते हुए हम पढ़ेंगे आपका प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल। जानते हैं आप, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों और लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही ना हो। ठीक, डेफिनेशन तो हमने बोर्ड पे लिखी दी थी। अब हम भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक को पढ़ते हैं और उनके बारे में कुछ दो तीन फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे। तो लिखेंगे आप भारत में, ये तो डेफिनेशन हो ही गई आपकी, क्या लिखेंगे आप, भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक, प्रागैतिहासिक काल के जनक। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे, जितने भी चीजें हम लिखा रहे हैं, कल भी हमने जो फैक्ट में लिखाई थी सब एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक, तो जनक है इनके रॉबर्ट बुशफुट। ठीक, ये हो गए जनक। कुछ चीजें इनके बारे में भी जान लेते हैं जो पूछी जाती एग्जाम में। इन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में इन्होंने औजार खोजा था, यानी पहला साक्ष्य इन्होंने ही खोजा था औजार के रूप में, इसलिए इनको कहा भी जाता। तो आप एक फैक्ट लिख लें, 1863 में पल्लवरम जगह है तमिलनाडु के पास, पल्लवरम तमिलनाडु के पास सर्वप्रथम औजार खोजा। ठीक, और इनके बारे में एक दो पॉइंट और लिख लें क्योंकि पूछे जाते हैं। इनके बारे में लिखेंगे मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विद थे ये। तो क्या लिखोगे, मूलतः, क्योंकि इनके बारे में दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक या वैज्ञानिक लिख लें आप, वैसे वैज्ञानिक। ठीक है, तो भूगर्भ वैज्ञानिक है प्लस में और पुरातात्विक है। ठीक है, या पुरातात्विक विद कह सकते हैं इनको, विद्वान। इनके बारे में दो फैक्ट और आप रखेंगे कि 1863 में इन्होंने सर्वप्रथम पल्लवरम तमिलनाडु में औजार खोजा था, और ये क्या थे मूलतः, तो भूगर्भ वैज्ञानिक और आपके पुरातत्वविद थे।
इतना आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, अब जो पुरातात्विक विभाग है इसके जनक कौन थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो आप अगली हेडिंग यही लिखेंगे, पुरातात्विक विभाग के जनक। क्या लिखेंगे आप, ये क्लियर है यहां तक? पुरातात्विक विभाग के जनक ये कौन है? ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां लिख दे रहे हम जेंडर कनिंघम। कनिंघम, ठीक, ये हो गए आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां आप तीर बना के लिख लें। ठीक है, ये हो गए कौन आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए पुरातात्विक विभाग के जनक हो गए। ठीक, और ये पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिर्देशक भी बने। इनके बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है, तो वो भी आप इनकी, जैसे यहां हमने 2 फैक्ट लिखाए थे, यहां भी आप एक फैक्ट 2 फैक्ट और लिख लें। क्या लिखोगे? पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिर्देशक बने। ये पूछे जाते हैं जितने भी लिखा रहे हैं हम आपको। पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिर्देशक बने। महानिर्देशक बने। अच्छा, किन्होंने बनाया? तो ये भी आप नीचे तीर बना के लिख लें। 1861 में बने और उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी आपको ध्यान रखें, जब ये बने तो उस समय कब बने? 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने बनवाया। लॉर्ड कैनिंग ने बनवाया या बनाया, मतलब उस समय लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी फैक्ट कभी पूछ सकता है आपसे। क्या क्या हमने बताया? यहाँ हमने प्रागैतिहासिक काल के आपको जनक बता दिए, इनके बारे में 2 तथ्य और बताए। फिर हमने पुरातत्व विभाग के जनक और उनके बारे में एक तथ्य आपको और बताया। अब एक चीज़ और रखना है आपको, क्या वर्तमान में पुरातात्विक विभाग किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है और हमेशा आदमी डाउट में होता है। तो वर्तमान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। चाहो तो इसको लिख लो, फिर हम अगले में ही लिखवाते हैं। संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। और सर्वप्रथम यह सबसे पुराना पाषाण उपकरण बोरी, जो आपके महाराष्ट्र, बोरी घाटी पड़ती है, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। तो 2 तथ्य और लिखेंगे आप यहाँ। जितने भी तथ्य लिखा रहे हैं सुपर मोस्ट है, सब पूछेगा एग्जाम में। और यहाँ किसी को समझने में, कंसेप्ट में तो दिक्कत नहीं हो रही है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है। जहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे वो सब क्या है? प्रागैतिहासिक काल है, यानी लिखित साक्ष्य इसमें होते ही नहीं है। और एग्जाम्पल पूछे पाषाण काल, यानी आदि मानव का हम काल यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, लिखें अगला पॉइंट। वर्तमान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, क्या लिखेंगे आप? पुरातात्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, ये हो गया। एक फैक्ट और लिखेंगे, फिर इसके बाद हम आपको फॉर्मेट बनवाएंगे, स्ट्रक्चर बनवाएंगे, कैसे हम पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण, भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण
कहाँ मिला है? बोरी, महाराष्ट्र में से प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या देखा? इसकी परिभाषा देखी, इसके जनक देखे, पुरातत्व विभाग के जनक देखे, और ये दो तत्व और लिखे हमने। अब आप हेडिंग ये डालेंगे पाषाण काल, और पाषाण काल को हम 3 भागों में पहले तो डिवाइड करेंगे, फिर उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कौन आता है? पाषाण काल ही तो आता है, स्टोन एज, पत्थरों का युग। लिखें आप पाषाण काल। ठीक, ये हम 3 भागों में अब देखते हैं इसको। पहला है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड। फिर हो गया आपका मध्य पाषाण काल। ठीक, फिर आपका है नव पाषाण काल। ठीक, ये 3 आपको ध्यान रखना है। अब पुरा पाषाण काल को पहले तो हम इनको टाइम पीरियड के साथ, अच्छा एक चीज और देख लें, पहले टाइम के देख लें आप इनको। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है टाइम में, क्योंकि आप जितनी भी बुक्स पढ़ना चालू करोगे आप में कहीं ना कहीं 5 लाख से 1 लाख कहीं दिक्कत होगी आपको, तो उसमें आप उसमें नहीं फंसेंगे आप लिख लें यहाँ 5 लाख से 10,000 तक BC। अभी क्या चल रहा है? BC। ये हम AD और BC भी आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 10,000 हो गया। यहां आएंगे 10,000 से 4,000 BC तक, और यहाँ आपको कई किताबों में 7,000 से दिखेगा, 7,000 से आपका 1,000 BC तक। ठीक है, और कई जगह आपको 9,000 भी देखने को मिलेगा। तो आप इनमें नहीं फंसेंगे, इन डेट्सों में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ठीक है ना? अब एक चीज और देखें आप इस फॉर्मेट में, ये 3 प्रकार से है। कौन? पुरा पाषाण आपका जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो 3 भागों में डिवाइड हुआ है। कैसे? निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, फिर इसको आप मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका भी समय डिवाइड हुआ है। ये है आपका 5 लाख से 1 लाख BC। देखो समय घटता हुआ लग रहा है, जबकि 4 लाख समय निकल चुका है। यहां देखो आप 1 लाख BC से लेके 40,000 BC, और यहाँ 40,000 से आपका 10,000 BC, 40,000 BC से 10,000 BC के मध्य। क्लियर? इन तीनों को हम पत्थरों की आकार और उनके प्रकार के आधारों पर इनको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक तो समय के हिसाब से डिवाइड हो गया है, बाकी हम जैसे यहाँ
क्वार्टजाइट चट्टानें हुई हैं, यहाँ जस्पर चट्टानें हुई हैं, जैसे यहाँ आपकी कोर प्रणाली हुई है यानी कोर संस्कृति हुई, यहाँ फलक संस्कृति, यहाँ ब्लेड संस्कृति, पर उनके हम क्षेत्र के हिसाब से इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, इन तीनों में अंतर क्या है? पुरापाषाण काल के जो मानव थे वो आदि मानव टाइप के यानी यावरी जीवन जीते थे, यहाँ से वहाँ आँखें टेक करना, शिकार करना, पशुओं को मार कर खा जाना, है ना। और आग की तो जानकार थे, मतलब आग को जानते थे परंतु उसका प्रयोग नहीं जानते थे। कृषि बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है ना। पशुपालन का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, उनको मारकर खा जाते थे। तो ये, और खाद्य संग्राहक यानी खाना को स्टोर करते थे। मध्य पाषाण काल में जैसे ही आप बढ़ते हो, यहाँ अब वो आग का प्रयोग करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ अब पशुपालन का उन्हें ज्ञान होना प्रारंभ होता है। और जब आप नवपाषाण में आते हो तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कृषि का विकास हो जाता है। जब कृषि आएगा तो बर्तनों का हो जाता है, पहिए का विकास होता है। तो ये सब चीज़ें हम अब धीरे धीरे इनमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना क्या है, ये हमने बना दिया। पहले हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण के अंतर्गत ये तीनों इसके पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इन दोनों को पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो आप हेडिंग डाल लें, पुरापाषाण काल, यानी हम पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे। अच्छा, तीनों की विशेषताएं यहाँ लगभग तीनों की बराबर है। इनमें अंतर क्या देखेंगे, औजारों के हिसाब से इनमें अंतर होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें पुरापाषाण काल। क्या डालेंगे, पुरापाषाण काल। हम तीनों पढ़ा देंगे तो लास्ट में आपको एक डायग्राम बना के तीनों को स्पष्ट कर देंगे आप, यानी शॉर्ट में आपको याद करने के लिए पहले हम आपको पीएससी के हिसाब से पढ़ा दें। हेडिंग डालेंगे पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, पुरापाषाण काल, ठीक। अब पुरापाषाण काल के हम यहाँ क्या लिखेंगे, लक्षण या इसी को विशेषताएं कहते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, पहली है आखेटक, और आखेटक या शिकारी थे। कौन लोग थे ये लोग, आखेटक। आखेटक क्या होता है, शिकार करना। आखेटक या इसी को बोलते हैं शिकारी थे, शिकारी थे। और क्या विशेषताएं हैं, खाद्य संग्राहक थे, मतलब खाना कलेक्ट करते थे ये अपना, क्योंकि कृषि तो करते नहीं थे तो क्या करेंगे, संग्राहक का काम करते थे, ठीक। खाने जुटाने का कार्य करते थे, इसको और स्पष्ट रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, खाना जुटाने का कार्य करते थे, खाना जुटाने का कार्य करते थे। लो ठीक, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है पशुपालन का ज्ञान नहीं था, मारकर खा जाते थे। पशुपालन का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था तो क्या करते थे, मारकर खा जाते थे, ठीक है। और कृषि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ये स्पष्ट अंतर में रखना है, लिख लें आप, कृषि का ज्ञान नहीं था। अगला, आग का ज्ञान था परंतु उपयोग करना नहीं जानते थे, तो ये लिखेंगे आप, आग का ज्ञान था परंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था, परंतु उपयोग का ज्ञान नहीं था। ये है पुरापाषाण काल की विशेषताएं। तो अब जब हम इसके तीनों पढ़ाएंगे, निम्न, आपको मध्य, उच्च, तो विशेषताएं लगभग सेम रहेंगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। परंतु ये तीनों में भी आप लिखेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ते हैं, यानी इसका ही पार्ट। पहले तो आप लक्षण देख लिया आपने, ठीक है। अब इसी को हमने जो फॉर्मेट में बनवाया था, 3 प्रकार से बनता है ये। निम्न पुरा पाषाण काल, और ये मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक, तो अब हमें अब किसको पढ़ना है? यह 3 भागों में डिवाइड है। तो हम पढ़ रहे हैं पहला निम्न पुरा पाषाण काल। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे इसका? समय। समय कितना लिखाया हमने? 5 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी का हमने 1 लाख बीसी का समय बताया है। और इसमें जो कोर प्रणाली थी या कोर संस्कृति भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या था? निम्न पुरापाषाण काल में कोर प्रणाली, और इसी को चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोर संस्कृति। अब क्या है ये अभी हम क्लियर करते हैं आपको। और यहाँ जो पत्थर यूज कर रहे थे वो कर रहे थे जी क्वार्टजाइट के पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट के पत्थर का जी क्या कर रहे थे? उपयोग कर रहे थे। ठीक, अब यानी हमें इन तीनों को जो पढ़ेंगे वो किस हिसाब से पढ़ना है? एक तो टाइम के डिफरेंस है, दूसरा किस औजारों का और किस पत्थरों का उपयोग कर रहे थे, इस आधार पर, और कहाँ कहाँ वो जगह मिली है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है चापिंग संस्कृति, है ना, हैंडेक्स संस्कृति, ये सब कहाँ की है, किसने खोजी है, इस सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, कोर प्रणाली की बात करते हैं। क्या है ये? तो आपने नदी देखी हो, और नदी में जो पत्थर टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे कोई भी पत्थर है वो अब चलता आ रहा है, तो वो अंतिम परिणति जो उसकी होती है वो लगभग गोल के हिसाब का हो जाता है। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पेबल पत्थर। क्या बोला जाता है इसी को? पेबल पत्थर। पेबल पत्थर बोला जाता है इसी को। ठीक, क्या बोला जाता है? पेबल पत्थर। उसकी आकृति गोलाशय होती लग। ठीक, अब इसी पत्थर को आप क्या करें? मान लो ये पत्थर ये है जो, इसको हमने निकाल लिया। अब इस पत्थर को तोड़ेंगे तो इसके कुछ पार्ट्स टूटेंगे। ये कुछ पार्ट्स में ब्रेक्स होगा, ऊपर से फेंकेंगे इसको, तोड़ेंगे तो कुछ पार्ट्स में क्या होगा? ये ब्रेक्स होगा। यानी ब्रेक्स कैसा? बीच में कुछ गोला बचेगा, और ये कुछ हिस्सा यहाँ टूट गया, कुछ हिस्सा ये टूट गया, कुछ हिस्सा ये टूट गया, और कुछ हिस्सा ये टूट गया। ठीक है ना? यानी पहली प्रोसेस क्या थी? इसको स्टेप बाय देखा जाए तो हमने इसको पहले तोड़ा, तो ये कुछ पार्ट्स में टूटा इस टाइप से, और फिर अगली परिणति क्या हुई? ये इसके फ्लक्स में डिवाइड हो गया, तो जो बीच में गोल बचा इसी को क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कोर। इसी कोर से ही हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, इसी को इसलिए कोर प्रणाली या कोर संस्कृति भी कहने लगे, क्योंकि इस समय तक जो जानवर, ये सीधा जानवर नीचे से जा रहा है, इन्होंने ऊपर से पत्थर फेंक दिया। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर जानवर भी बड़े आकार के होते थे। ये कैसे पता चला? इनकी पेंटिंगों से पता चला। एक जानवर बड़ा सा दिख रहा है, फिर बाद में जब अगले इसमें आते हैं अपन मध्य पुरापाषाण काल में, तो जानवर यानी हिम युग खत्म होने लगा और गर्मी पड़ने लगी, जिससे छोटे जानवरों का विकास हुआ। जैसे खरगोश, आपके हिरण, खरगोश हुआ, जो छोटे से हैं उनको मारने के लिए तो यहाँ औजार भी क्या हो जाते हैं? छोटे। अभी औजार यहाँ बड़े ही मिलेंगे आपको। तो हमने क्या बताया? जैसे गोल एक कोर प्रणाली का हुआ, तो इस बीच, अच्छा ये मजबूत भी रहता है। अब इससे कुछ औजार बनेंगे, किससे? इस कोर वाले से। तो औजार कौन कौन से बनेंगे? यहां लिखें आप औजार, यानी निम्न पुरापाषाण काल में कौन कौन से औजार चलते थे। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या लिखोगे आप? औजार।
औजार चला पहला चापर। चापर क्या, चापर होता है एक साइड धार होती है, जैसे ये कुछ है और यहाँ इस साइड धार है और यहाँ हो गया पकड़ने का, ये क्या है, धार है। यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसकी विशेषता क्या है, एक धार वाला, एक धार वाला, इसको बोला जाता है चापर। फिर बना चापिंग। अंतर क्या है चापिंग में, चापिंग में अंतर है अब दो धार बनेगी, मतलब इस साइड भी धार, दाएं बाएं दोनों साइड धार। ये दोनों साइड, यहां भी और यहां भी, और नीचे हो गया पकड़ने का, नीचे हो गया पकड़ने का। यानी दो तरफ धार वाला, दोनों तरफ धार, दोनों तरफ धार, ये हो गया चापर, ये हो गया चापिंग। ठीक है, दो तरफ धार हो गए। एक होता है बिदरणी, जिसको क्लेवर कहते हैं। ये हथियार औजार बता रहे हैं जो आपके निम्न पुरापाषाण काल में है। एक तो समय क्लियर हो गया, दूसरा प्रणाली क्लियर हो गई, और ये कोर पत्थर बनता कैसा है, ये प्रक्रिया बता दी हमने आपको नदी के थ्रू। अब पहला औजार, दूसरा औजार, औजारों के नाम पूछे जाते हैं किसके हैं, तो चापर, चापिंग, इसके बाद आता है क्या, आता है आपका बिदरणी। बिदरणी में क्या है, इस टाइप से है, यानी दो नोक होती है उसमें, पेड़ में कहीं फंसाने के हिसाब से ये, और यहां हो गया पकड़ने का। ठीक, ये हो गया बिदरणी। एक और हथियार है यहां, वो है हैंड एक्स, कुल्हाड़ी नुमा आकृति का हैंड एक्स। ठीक है, इसकी आकृति होती है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से होती है कि इसको पकड़ने का, ये हो गया, और ये हैंड एक्स टाइप की होती है। तो ये हो गए आपके चार औजार हो गए। समय 5 लाख से 1 लाख। कोर प्रणाली भी होती है, कोर संस्कृति भी होता है, पेबल पत्थर होता है जो गोला बन जाता है, ये भी हमने बता दिया। जो बीच का होता है ये कोर प्रणाली हो गई, क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करता है। अब इन उपकरणों के आधार पर, इन उपकरणों के आधार पर क्या हुआ, संस्कृति डिवाइड हुई। तो हम लिखेंगे अगली हेडिंग, अभी यही पढ़ रहे हैं आप, पूरा निम्न पुरापाषाण चल रहा है। क्या लिखोगे, उपकरणों के आधार पर दो संस्कृति में बांटते हैं। उपकरणों के आधार पर, तो उपकरणों के आधार पर दो संस्कृति उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर कैसा, जैसे पहला कौन सा उपकरण था, चापर, चापिंग संस्कृति बोला गया इसको। और ये कहाँ देखने को मिली है, ये हमें उत्तर भारत में देखने को मिली है, उत्तर भारत में। और इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है डीएन बाड़िया, खोजकर्ता डीएन बाड़िया, ठीक है, और 1928 में की है। इतना फैक्ट पर्याप्त है आपके लिए। दूसरी संस्कृति है हैंड एक्स संस्कृति, कुल्हाड़ी नुमा आकृति वाली हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति कहाँ की है या कहाँ देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में। और इसकी भी खोजकर्ता देखा जाए, यदि आपको जानना हो तो रॉबर्ट बुशफोर्ड है खोजकर्ता, रॉबर्ट बुशफोर्ड। ठीक,
ये दो संस्कृति होगी। जहाँ इन दो संस्कृतियों का मिलन होता है वो है आपका चौतरा, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप चाहो तो यहीं लिख लो तीर बना के, जहाँ यह दोनों संस्कृतियाँ मिलती हैं, या जहाँ यह दोनों संस्कृतियाँ मिल जाएं या मिली, जहाँ यह दोनों संस्कृतियाँ मिली, वो कौन सी जगह है? चौतरा, जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ जी हमें दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले, यानी हमें चापर चापिंग के औजार मिले और हैंड एक्स के औजार मिले। जहाँ दोनों के औजार मिल गए वो हो गई आपकी मतलब कहाँ मिले? जम्मू कश्मीर के चौतरा जगह। जहाँ अब कुछ स्थल हैं, कुछ स्थल कौन? जैसे निम्न पुरापाषाण काल में, जो तो हमने औजार गिना दिया को चापर चापिंग है ना, बिदरणी, हैंड एक्स, इनके आधार पर हमने संस्कृति भी बता दी कि चापर चापिंग संस्कृति उत्तर भारत में मिली, एन डी बाड़िया ने खोजा है, नहीं डी एन बाड़िया ने, हमें डी एन बाड़िया लिखा है ना, हाँ डी एन बाड़िया ने खोजा है। और हैंड एक्स आपकी दक्षिण भारत में मिली है। और जहाँ इन दोनों संस्कृति के हमें साक्ष्य मिले हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के चौतरा में मिले हैं। कुछ और जगह भी स्थलों को मिले हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान की मरुस्थली है डिडवाना, डिडवाना झील भी आपने सुनी होगी, तो वहाँ हो गया। मध्य प्रदेश में कहाँ मिला है? तो भीमबेटका हो गया और टी नरसिंहपुर हो गया। तो जहाँ जहाँ कुछ स्थल हैं, प्रमुख स्थलों पर हमें निम्न पुरापाषाण काल के क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। तो बस वही लिखना है, प्रमुख स्थल प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में देख लें आप, राजस्थान मरुभूमि, मरुभूमि डिडवाना, डिडवाना, ठीक। एमपी देख लें, जो पूछ सकता है एमपीपीएससी में, वो है आपका भीमबेटका और टी नरसिंहपुर। भीमबेटका किस जिले में आती है? कमेंट में लिखें आप। भीमबेटका और टी नरसिंहपुर, नरसिंहपुरी है, हाँ ठीक है, टी नरसिंहपुर। ये हो गए। यूपी का देख ले, यूपी में बोलन घाटी है, इलाहाबाद के पास पड़ती है बोलन घाटी। और कौन सा बचा है? महाराष्ट्र का नेवेसा है, महाराष्ट्र का नेवासा है जगह का नाम है, जहां हमें निम्न पाषाण काल के जो हमें एविडेंस मिले हैं। एक कश्मीर भी है, लिख लें आप यहाँ, कश्मीर यहाँ ये लिख लें। कश्मीर में दो जगह हैं, एक तो हमें लिद्दार घाटी, लिद्दार नदी घाटी, नदी बहती है वहाँ मिले हैं, दूसरा मिला है पोतबार का पठार। तो लिख ले आप यहाँ, पोतबार का पठार, पोतबार का पठार और लिद्दर घाटी। क्या है? लिद्दर घाटी, लिद्दर घाटी या लिद्दर नदी घाटी, नदी है ना वो, लिद्दर नदी घाटी। तो ये हो गया हमारा निम्न पुरापाषाण काल। अब इसको एक बार हम पूरा देख लेते हैं क्या पढ़ाया हमने, क्योंकि पढ़ा तो दिया है, आप समझे कहाँ तक है। देखो हमने बताया आपको पुरापाषाण काल, पाषाण काल के हमने तीन भाग बताए आपको, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर हमने पहला पढ़ाना चालू किया पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में तीन भाग बने, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो हमने निम्न पुरापाषाण काल पढ़ाया। शुरुआत में क्या पढ़ाया? निम्न पुरापाषाण काल पढ़ाया। सबसे पहले हमने उसका टाइम बताया, 5 लाख से लेकर 1 लाख के बीच में। इसके बाद बताइए इसको कोर प्रणाली या कोर संस्कृति भी कहते हैं। क्वार्ट्जाइट के पत्थर का उपयोग करते हैं। कोर प्रणाली का जो गोलाशय पत्थर है वो कैसे बनता है वो भी हमने बताया। नदी से बहते हुए गोलाशय शेप में आता है, जिसको पेबल पत्थर भी कहते हैं। तो उसको हम तोड़ते हैं तो उसकी कुछ फ्लक्स निकलती है, बीच में जो मजबूत हिस्सा होता है उसको कोर कहते हैं। इसी कोर से हमने औजार बनवाए। तो चापर जिसमें एक तरफ धार होती है, फिर चापिंग जिसमें दोनों तरफ धार होती है, आपका बिदरणी में 2 खांचे टाइप के होते हैं, वो भी हमने आपको डायग्राम में बताया है इस टाइप से। और यहाँ पकड़ने का, इसका हैंडेक्स कुल्हाड़ीनुमा आकृति। इन्हीं औजारों के आधार पर हमने 2 संस्कृतियां भी क्या की हैं,
विभाजित की हैं। जैसे चापर चापिंग संस्कृति उत्तर भारत की हो गई, हैंडेक्स संस्कृति दक्षिण भारत की हो गई। इन दोनों संस्कृतियों के जहां हमें साक्ष्य मिले हैं वो है चौतरा, जम्मू एंड कश्मीर। फिर कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान में आपका डिडवाना, महाराष्ट्र में नेवासा, एमपी का विशेष ध्यान रखेंगे एमपीपीएससी वाले, भीमबेटका और टी नरसिंहपुर, और आपका यूपी का बोलन नदी घाटी। और फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी कश्मीर में हमें दो बताया आपको, पोतबार का पठार और लिद्दन नदी घाटी। इस तरीके से हमने निम्न पाषाण काल कंप्लीट किया है। अब अगला इसका भाग होता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पुरा पाषाण, अच्छा इनको पहचानो कैसे, सब में पुरा लगेगा, ठीक है ना। अभी हमें निम्न पुरा पढ़ाया था, अब क्या पढ़ाएंगे, मध्य पुरा। क्या पढ़ाएंगे हम, ये तो हेडिंग डली है, और इसका हम अब दूसरा भाग पढ़ाएंगे आपको। पहला पढ़ा चुके हैं निम्न पुरा पाषाण, अब पढ़ाएंगे मध्य पुरा पाषाण काल। सबसे पहले टाइम, तो टाइम क्या है, 1,00,000 से बीसी से 40,000 बीसी। ये हम एडी बीसी पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और वहाँ कोर संस्कृति या कोर प्रणाली की बात थी, तो यहाँ कौन सी संस्कृति की बात है, यहाँ फलक संस्कृति की बात है, ठीक है। अब फलक संस्कृति में जैसे वहाँ कौन कौन से पत्थरों का यूज हो रहा था, तो क्वार्ट्जाइट का तो हम वहाँ भी कर रहे थे, क्वार्ट्जाइट ये सब पत्थर हैं। इसके बाद कौन कौन से पत्थर हो गए, जसपर, ठीक है ना, चर्ट हुआ, जसपर्ड हुआ, और आपका फ्लेंट, जो हो गया फ्लेंट। अच्छा, इनमें ये चमकदार होते हैं, चमकदार, या इसको पॉलिशदार भी कह सकते हैं आप, चमकदार होते हैं ये, चमकदार, ठीक। तो जी यहाँ हम क्वार्ट्जाइट का उपयोग कर रहे थे, यहाँ थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। अब हम यहाँ औजार कौन कौन से बना रहे थे, वहाँ भी तो हमने औजार देखे थे। अच्छा, शुरुआत में इस काल का वर्णन नहीं था या इस काल का उल्लेख नहीं था, इस काल को बनाने का श्रेय जो है एचडी सांकलिया को है। तो लिख दो, भारत में इस काल को अलग स्थान देने का श्रेय, ये भी फैक्ट है, लिख लो पहले, फिर हम आपको इसके औजार बताते हैं। क्या लिखोगे, भारत में इस काल को अलग स्थान देने का श्रेय किसको जाता है, एच.डी सांकलिया, ठीक है, जो हो गए आपके एच.डी सांकलिया। और पहले आप एक पॉइंट और लिख लें, पहले इस काल का निर्धारण नहीं था, मतलब इस काल को आप नहीं पढ़ते थे, या पहले इस काल का कोई विभाजन ही नहीं था। इसको अलग श्रेय दिलाने का श्रेय किसको जाता है, एच.डी सांकलिया को जाते हैं। अब हम देखते हैं औजार। वहाँ तो हमने देख लिया चापर, चापिंग, विदर्णी और हैंडेक्स। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हेडिंग डाल लें औजार, यहाँ कौन कौन से औजार हैं। तो यहाँ पहला औजार देखेंगे आप, खुरचनी, नाम से ही क्लियर है, खुरचनी, क्या नाम है, खुरचनी। क्या किस प्रकार का होगा, देखो पहले हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। इस टाइप से देखें आप, इस टाइप से कुछ होगा, यानी ये जानवरों की खाल खींचने में या पेड़ों की छाल निकालने के काम आता था। तो इसका उपयोग भी लिख लें आप ब्रैकेट में, पेड़ों की छाल, क्या लिखेंगे आप, उपयोग क्या है इसका, इस औजार का कहाँ उपयोग करते थे लोग, तो लिखें पहला उपयोग पेड़ों की छाल निकालने में, और दूसरा उपयोग जानवरों की खाल निकालने में, यही तो आदि मानव करते थे, खाल निकालने में।
ठीक, ये हो गया इस औजार का उपयोग। दूसरा औजार है इनके पास तक्षणी और एक है बेदनी। तो पहला लिख लें आप, पहला हो गया, दूसरा लिख लें बेदनी। इसको पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, पॉइंट कहते हैं और पॉइंट जैसा दिखता भी है इस टाइप से। जैसे किसी पेड़ी को दो भागों में तोड़ना है तो ऐसा फंसा के उसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक, ये हो गया बेदनी, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तीसरा औजार तक्षणी। तक्षणी आपने मोबाइल में मैसेज देखा होगा, उसी आकृति का दिखता है, जैसे अभी हम बना देंगे तो वैसे ही दिखेगा आपको। देखो इस टाइप से बनता है ये तक्षणी। तो यहाँ तीन हथियार हैं मेनली जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थल। तो यहाँ लिख लें आप स्थल या प्रमुख स्थल। क्या लिखेंगे आप, प्रमुख स्थल। जैसे हमने वहाँ लिखाए थे राजस्थान एमपी, तो यहाँ भी कुछ प्रमुख स्थल लिखना है। तो महाराष्ट्र के नेवासा यहाँ भी है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, और हथनौर तो लिखेंगे आप महाराष्ट्र, पुणे कहाँ पड़ता है, ये है आपका नेवासा। अच्छा, वहाँ शुरुआती चरण देखा, यहाँ पूर्ण स्थिति में आ गया। और एक है हथनौरा, कमेंट में बताएंगे हथनौरा कहाँ है, क्योंकि आप एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में है। अभी तो आप लिख लें हथनौरा में मिला क्या है, मानव कंकाल मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जब पढ़ने लगे टॉपिक को तो ढूंढ के बताइए ये कहाँ है, किस राज्य से है, मानव कंकाल। ठीक, ये हो गए इनके प्रमुख स्थल। एक यहाँ चाहो तो नोट और लिख लो आप कि यह काल निएंडरथल मानव के विकास का काल था। ठीक, अंतिम और बचा है आपका पुरापाषाण काल में उच्च पुरापाषाण काल। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप उच्च पुरापाषाण काल, लिख लिया ये। और कहाँ जहां समझ में ना आए वहां कमेंट करें। वैसे मुझे लगता नहीं कहीं दिक्कत किसी को जा रही होगी। अब हिस्ट्री में पीएचडी करने किसी को नहीं बैठना है, जितना फैक्ट बताया जा रहा है पर्याप्त है, और कुछ प्रैक्टिस सेट लगा है। ज़्यादा पढ़ने के रहोगे तो हिस्ट्री बहुत वास्ट सिलेबस है। तीसरा कौन सा है, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक, इसके ही वैसे ही पढ़ेंगे। कालखंड क्या है, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। यहाँ ब्लेड संस्कृति है, ब्लेड आकृति के हथियार बनाए गए तो उसको ब्लेड संस्कृति का, यानी खुरचनी तो है वो तो चली रही थी यहाँ, ऐसा नहीं है कि सब पुराने बंद हो गए अब नया आ गया यहाँ, नहीं, सब चल रहे हैं। बेदनी भी चल रहा है आपका और तक्षणी भी है, ऐसा नहीं कि पुराने हथियार का कोई उपयोग नहीं है। पर मेन क्या है इस पर आप इंपॉर्टेंट डालेंगे, वो है आपका ब्लेड। क्या है, ब्लेड, और ब्रैकेट में लिख देंगे ज्यादा उपयोग, ज्यादा उपयोग, उपयोग। ठीक, अब ब्लेड की आकृति कैसी होगी, आपने ब्लेड देखी होगी इसलिए उसका नाम ब्लेड आकृति ही रखा गया है, क्योंकि ब्लेड नुमा ये है, यानी ब्लेड जैसा है। अच्छा, इस काल में आते आते एक और ध्यान रखना आपको, होमो सेपियंस का उदय हुआ। अब होमो सेपियंस का उदय हुआ यानी मानव समझदार हुआ, उसका बुद्धि तेज हुई, तो उसने चित्रकारी, नक्काशी वगैरह का कार्य भी किया है। तो आप चाहो तो इस ब्लेड संस्कृति के, क्योंकि ये ब्लेड संस्कृति भी है, यहाँ आप संस्कृति भी लिखते हैं, तो इसी संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो इसको दो भागों में, या दो चीज़ें ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। क्या हुई है, होमो सेपियंस का क्या हुआ है, उदय हुआ है, होमो सेपियंस। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मानव की उत्पत्ति यहाँ भी पढ़ाई जाती है, पर फिर आपको दो दो जगह पढ़ना होती है। होमो सेपियंस का, होमो सेपियंस का उदय हुआ। अब होमो सेपियंस कैसा होता है, एक समझदार वाला दिमाग, यानी विकसित दिमाग। तो
उसने क्या किया, होमो सेपियंस ने चित्रकारी की, और चित्रकारी भीमबेटका में की, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। भीमबेटका हमने आपको बताया कि आप ही कमेंट में लिखेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। और क्या किया, नक्काशी की इन्होंने, नक्काशी, नक्काशी, दो काम किए, होमो सेपियंस आया। तो यहां चित्रकारी की, और चित्रकारी वाला स्थल कहां है, भीमबेटका, ठीक है। और नक्काशी की इन्होंने बेलन घाटी में महादेवी की एक प्रतिमा मिली जो हड्डी से बनी थी, तो लिखेंगे आप मिर्जापुर में है बनी, मिला है स्थल। तो ये स्थल तो पता ही है, ये स्थल ही है आपका, एक टाइप से देखा जाए स्थल, यही हमने स्थल भी लिखा दिए भीमबेटका। और यहां भी स्थल कहां है, मिर्जापुर, मिर्जापुर। और मिर्जापुर में कहां मिला, बेलन घाटी, बेलन घाटी में हड्डियों से निर्मित मूर्ति मिली, निर्मित मूर्ति मिली। तो यहां मानव का दिमाग चलने लगा है, क्योंकि होमो सेपियंस का उदय हो गया है और हिमयुग की समाप्ति हो गई। यहाँ तो हिमयुग की समाप्ति होगी तो वातावरण गर्म होगा, बारिश ज़्यादा होगी और सब में परिवर्तन आया, जानवरों का जो साइज था वो भी कम हुआ और छोटे जानवरों का यहाँ से उदय भी होता है। इसलिए हथियार भी, जब हम अगला पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, तो वहाँ हथियार भी कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ एक पॉइंट और लिखेंगे आप, हिमयुग की, चाहे नोट में लिख लो इसको आप, इसमें नोट में लिख लो यहीं कि होमो सेपियंस का तो उदय हुआ, हमने बता दिया इसने क्या क्या, हिमयुग की समाप्ति भी हुई, हिमयुग की समाप्ति, ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ कुछ स्थल और लिख लो अब इसके इंपॉर्टेंट, जैसे सब जगह के लिखे हैं तो यहाँ भी लिखो प्रमुख स्थल। तो एक स्थल तो आपको पता ही है भीमबेटका है, एक मिर्जापुर में आप लिखेंगे। अच्छा, मिर्जापुर हुआ और भीमबेटका, वहाँ तीनों के ही साक्ष्य मिले, यानी निम्न की, मध्य के, उच्च की। ये भी आप नोट में लिख लो, चाहे प्रमुख स्थलों में लिख लो अलग से, ताकि आपको क्लियर हो जाए वो चीज़ अच्छी। क्या लिखोगे, प्रमुख स्थल, पहला भीमबेटका, ये आप लोग बताएंगे कहाँ है, और दूसरा मिर्जापुर, ठीक, ये हो गए इसके स्थल। अब चाहो तो नोट में, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो भीमबेटका हुआ और मिर्जापुर, यहाँ तीनों के ही साक्ष्य मिले, तीनों के साक्ष्य मिलेगा मतलब निम्न, मध्य और पुरा के। कल हमारा टॉपिक बचता है मध्य पाषाण काल। आज हमने पुरा पाषाण काल के तीनों प्रकारों को पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, जिसमें पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी और आग का प्रयोग भी ये लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।